हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव एज फिजिकल एजुकेशन चैनल। माय नेम इज बलवान सिंह और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 8 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9149401746 पे, ठीक है। अपडेटेड नोट्स है सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग 24-25 के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस में हम करने वाले हैं डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक का मीनिंग हम समझेंगे, डिफरेंट टाइप की बॉडी मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे और एक्सिस और प्लेन्स का कंसेप्ट समझेंगे कि ये क्या है। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। विदाउट एनी डिले हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है डेफिनेशन ऑफ किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है जिसका सबसे पहले आ जाता है किन्सियस एंड लोगस। किन्सियस का मीनिंग होता है मूवमेंट, मोशन या एक्शन, ठीक है। लोगस का मीनिंग होता है स्टडी, साइंस या नॉलेज। सिंपल सी बात है, जब इनको हम कंबाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है स्टडी ऑफ मूवमेंट। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किनेसियोलॉजी का मीनिंग क्या है, ठीक है। किनेसियोलॉजी द स्टडी ऑफ मूवमेंट। जब भी कहीं भी आपको किनेसियोलॉजी दिखे तो आपके मन में पहला ही एक डेफिनेशन आनी चाहिए, द स्टडी ऑफ मूवमेंट। डेफिनेशन ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स ये भी ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। तो बायो का मीनिंग होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैकेनिक्स का मतलब होता है मशीन या डिवाइस, ठीक है। मैकेनिक्स क्या एक फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दी एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल टू दी लिविंग सिस्टम्स, ठीक है। जो भी मैकेनिकल प्रिंसिपल्स जब हम ह्यूमन बॉडी पे लगाते हैं उनकी मूवमेंट को समझने के लिए, उसी को बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट। सबसे पहले जब भी कोई ह्यूमन मूवमेंट करता है उसे समझने के लिए किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स हमें मदद करता है। इम्प्रूव टेक्निक। इम्प्रूव टेक्निक का मतलब है हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करना। जब भी हम कोई भी किसी भी गेम में कोई भी टेक्निक को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट में अगर हमें फॉरवर्ड ड्राइव करनी है या बॉलिंग करनी है या कीपिंग करनी है तो उसमें हर एक छोटी छोटी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए हमें बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी मदद करते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है नॉलेज अबाउट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। फोर्सेस क्या होती हैं? दे गिव अस द नॉलेज अबाउट वेरियस फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द बॉडी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी। जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे होते हैं, जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो वहां फ्रिक्शन काम कर रही होती है, आगे से एयर का प्रेशर काम कर रहा होता है। तो इसी तरह से अलग अलग टाइप की जो भी फोर्सेस हैं वो हमारी मूवमेंट के दौरान हम पे किस तरह से इम्पैक्ट करती है, उसकी भी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, उसकी स्टडी हम बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी के अंदर करते हैं और उससे हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। improve performance, they help to improve the performance of individual by developing good technique। हमें गुड टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी बायोमैकेनिक्स मदद करता है, नए मेथड इम्प्रूव बनाने के लिए भी मदद करता है। एफिशिएंट मूवमेंट मतलब इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, कम से कम एफर्ट में अच्छे से अच्छी मूवमेंट को हम एग्जीक्यूट कर पाए तो उससे बोलते हैं एफिशिएंट मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक काम है जिसे हमें करने में बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, बट हमें उससे बायोमैकेनिक और किनेसियोलॉजी की मदद के साथ हम उसे इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जैसे वो काम बहुत ही आसान और कम पावर लगा के हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एफिशिएंट मूवमेंट। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। करेक्ट मूवमेंट, अगर तो कोई प्लेयर गलत मूवमेंट करता है तो उसे हम बायोमैकेनिक्स की मदद से सही कर सकते हैं। प्रिवेंट इंजरीज, जाहिर सी बात है जब एक इंसान या एक स्टूडेंट या एक प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर या एथलीट कोई गलत मूवमेंट कर रहा होगा तो उसे इंजरी होगी। इंजरी से हमें बचने के लिए बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी मदद करेंगे। नॉलेज अबाउट फिजिक्स प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स तो यहाँ आ ही जाएंगे। तो सबसे बड़े जैसे लॉज ऑफ मोशन, लीवर सिस्टम हो गया, इट्स इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोजेक्टाइल फोर्सेस, एरोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स की हमें नॉलेज हो जाती है विद द हेल्प ऑफ
बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव द डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। जब हमें पता चलेगा कि किस मूवमेंट को किस तरह से करना है, उसी तरह से जब हम एक इक्विपमेंट को एनालाइज करते हैं, क्या वो इक्विपमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एग्जैक्ट में अगर एक्चुअली अगर हमें वो दिखता है कि हाँ ठीक है इसमें कोई दिक्कत है, तो बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी की मदद के साथ हम इक्विपमेंट की भी इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमें मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। हेल्प इन डेवलपिंग न्यू टूल्स, सिंपल सी बात है, बायोमैकेनिक्स हेल्प टू डेवलप न्यू ऑपरेटर्स एंड टूल्स फॉर द हेल्प ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। हेल्प करने के लिए हमें मूवमेंट में तो न्यू टूल्स को इम्प्रूव बनाने के लिए भी बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी मदद करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रिंसिपल काम में आते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जाते हैं, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस मूवमेंट पे। तो क्या वो फोर्सेस पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही हैं कि नेगेटिव। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल आ जाता है फोर्सेस। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉ आ जाता है इनर्शिया का। तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई चीज है जो एक स्टेबल पड़ी हुई है, वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अगर कोई चीज है वो कंटिन्यूसली सीधी लाइन में मूव कर रही है, वो तब तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी जब तक उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हम स्टडी करते हैं जब हमें किसी ह्यूमन मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ जाता है कि इसमें होता है कि acceleration is directly proportionate to the net force applied and inversely proportionate to the mass of the object। directly proportionate to the net force मतलब अगर हमारी फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर तो मास ज्यादा होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी सामने वाली चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक छोटा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है इससे फोर्स लेस लगेगी और इससे थोड़ी फोर्स ज्यादा लगेगी मूव करने के लिए। तो जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है टू दी एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। हमें बैलेंस को भी स्टडी करना पड़ता है टू एनालाइज दी मूवमेंट ऑफ ह्यूमन। लेवरेज, bones and muscles work like lever to create movement, longer limbs can create the greater speed and force। आपने पढ़े होंगे फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर। तो किस तरह से कौन सा लीवर हमें क्या क्या एडवांटेजेस देता है। जैसे फर्स्ट क्लास लीवर है वो स्पीड में भी देता है, फोर्स में भी देता है और बैलेंस में भी वो हमें मदद करता है। तो इसी तरह से सेकंड और थर्ड लीवर, सिंपल सी बात है कि हमें ह्यूमन मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लीवर सिस्टम को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज आल्सो फोर्स। जब हम चल रहे होते हैं तो हम स्लिप नहीं होते, हम एक जगह से दूसरी तरह से लटखलाते नहीं हैं। क्यों नहीं लटखटाते? क्योंकि विद दी हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम एक जगह पे स्टेबल रहते हैं और अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाते। उसके बाद आ जाता है काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स इन स्पोर्ट्स। सबसे पहले आ जाता है काइनेटिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्सेस दैट काजेस मोशन इन स्पोर्ट्स। कौन सी फोर्सेस के कारण मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी हम इसको काइनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी एक एथलीट को ग्राउंड पे रखती है। ठीक है, जब भी हम जंप करते हैं उसके बाद फिर से हम जमीन पे ही वापस आते हैं, तो वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी। उसके बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी जिस तरह से हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा, उसी तरह से फ्रिक्शन हमें स्लिप होने से बचाती है, हमें बैलेंस करने में मदद करती है। मसल फोर्स, मसल जो फोर्स को जनरेट करते हैं, उस फोर्स को जनरेट करते हैं, उसी के बाद हम कोई मोशन जनरेट कर पाते हैं। तो इससे मसल फोर्स को भी हम काइनेटिक्स में गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एयर रेसिस्टेंस। आपको पता होगा एरोडायनामिक प्रिंसिपल, जो कि अगर इस तरह से ये एरो पहले पहुंचेगा तो ये स्पीयर ज्यादा तेज जाएगा। सिंपल सी बात है कि एरो ज्यादा एयर को कट करके जल्दी ट्रैवल करेगा। काइनेमैटिक्स डेफिनेशन क्या है? काइनेमैटिक फोर्सेस ऑन द बॉडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन विदाउट कंसीडरिंग द forces causing it। It is the including the analysis the speed, velocity, acceleration and angles। इसमें हम forces को
ध्यान में नहीं रखते, इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, हाउ फास्ट एन एथलीट इज रनिंग आर द स्पीड ऑफ द थ्रोइंग बॉल। हम इसमें देखेंगे कि एक एथलीट की स्पीड कितनी है। अगर हमने एक बॉल को थ्रो किया है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो इसको हम फॉलो किसके अंडर स्टडी करेंगे, काइनेमैटिक्स के अंडर स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाएगा एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी, हाउ क्विकली अ स्प्रिंटर इंक्रीज द स्पीड्स। वो अगर एक एथलीट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी देखी होगी तो वो सबसे पहले 10 की स्पीड पे जाती है, फिर 20 की, फिर 30 की, तो वो 10 की स्पीड से 30 की स्पीड में कितनी जल्दी चली जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ मोशन, किस एंगल पे कितनी फास्ट मोशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम चल जाते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट को हमारी बॉडी में किस किस तरह की मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम बाइसेप कर्ल्स करते हैं जब हमारी फोर आर्म है, जो हमारे शोल्डर की तरफ हम उसे फ्लेक्स करते हैं, और दोनों बोन्स का, हमारे रेडियस अल्ना और ह्यूमरस का, जब हम हमारी एल्बो का जॉइंट का एंगल कम होता है तो उसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं। जब इसको हम रिलीज करते हैं, हम इसको रिलैक्स करते हैं, इसेंट्रिक मूवमेंट करते हैं, तो जब एंगल इसका कम हो जाता है तो उसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। इससे हम सिंपल, इधर लिखा हुआ है, इट टेक्स प्लेस व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस। जब दो हड्डियों के बीच का एंगल कम होता है, ठीक है, एंगल कम होता है, डिक्रीज होता है, उसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं। उसी के अपोजिट एक्सटेंशन हो जाता है। आगे हम स्लाइड इनकी पिक्स में भी मैं आपको समझा दूंगा। अबडक्शन, अबडक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल हम सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और अपनी बाजू को बाहर वाली साइड उठाते हैं। जब हमारी बॉडी से अबे जाता है, दूर जाता है हमारा हाथ, तो हम उसे अबडक्शन बोलते हैं। एडक्शन, उसी दूर गए हुए हाथ को जब हम वापिस मिड लाइन की तरफ अपनी बॉडी की तरफ लेके आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एबडक्शन बोलते हैं। मैं पिक्स फोटो की मदद से भी आपको आगे ये समझा दूंगा। रोटेशन, द बॉडी पार्ट्स इज रेफर्ड टू एज इंटरनल और एक्सटर्नल, रेफरिंग टू रोटेशन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। इसमें क्या है, एक एक्सिस पे जिस तरह से हम गर्दन को घुमाते हैं उसी को हम रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में क्या है, एक सीक्वेंशियल, इसमें क्या है, फ्लेक्शन है, एडक्शन है, एक्सटेंशन है एंड अबडक्शन। ये 2 3 4 मूवमेंट है। जब हम एक ही बार सिंपल, जब हम सर्कल्स करते हैं ना, पूरी अपनी शोल्डर, एक आर्म को पहले पूरा घुमाते हैं, तो उसे ही सरकमडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ठीक है, स्पाइनेशन, प्रोनेशन में क्या है, जब हम अपनी स्ट्रेट आर्म को, सामने हथेली को खोल के हमारी जो पाम है उसे नीचे की तरफ रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोनेशन। जब हम उसे ऊपर आसमान की तरफ करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पाइनेशन। ठीक है, अभी हम इन डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। सिंपल, अगर हम इसके लेग के एंगल को देखें, ये देखो, नी से एक बंदे ने इसको उठाया। सिंपल, जब ये लेग सीधी है तो इसमें, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन, बट उसने उठा के उसे बेंड किया, उसकी जो फीमर बोन और टिबिया बोन में एंगल था वो 90 डिग्री का हो गया, बट यहाँ देख रहे हो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल किस में कम हो रहा है, जब उसने नी को पीछे की तरफ फ्लेक्स किया, तो उससे हम फ्लेक्शन बोलेंगे। इधर उसकी स्ट्रेट लेग है तो इसे हम एक्सटेंशन बोलेंगे। उसके बाद क्या था, हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन का हो गया। सरकमडक्शन, जब हम अपने पूरे शोल्डर को गोल गोल घुमाते हैं उसे सरकमडक्शन बोलते हैं। ये अबे लेके गया, ये देखो ये ऊपर जा रहा है एरो, जो अबे अबडक्शन हो गया, और उससे वापस लेके आ रहा है तो ये एडक्शन हो गया। ये वाली मूवमेंट भी क्लियर हो जाती है। रोटेशन, हमारी नेक में एक एक्सिस पे जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको मूवमेंट्स समझ में आ रही होगी। इन्हीं मूवमेंट को अंडरस्टैंड करना ही किन्थोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का मेन काम है। ये स्पाइनेशन और प्रोनेशन, किस तरह से हाथ को हम घुमाते हैं और उन्हें क्या क्या नाम से बोला जाता है, ये वो वाली मूवमेंट्स हो जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है एक्सिस एंड प्लेन। एक्सिस और प्लेन्स का
इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको पहले इसकी इमेज पे ही लेके चलता हूँ, बाद में इनको मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा दूंगा। एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देखो ये एक लाइन सी क्रॉस हो रही है और ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये प्लेन है। जब एक्सिस हमारे सेंटर से क्रॉस हो रही है और ये प्लेन है, ठीक है, तो इसको जो प्लेन सेंटर से बॉडी को काट रहा है वो एक साइड अलग से बच रही है और एक साइड अलग से बच रही है। जो काट रहा है उसे हम साजिटल प्लेन कहते हैं। जो हमारी, समझ लो कि हमारे हमें बीचों बीच एक एक टांग हमारी एक साइड रह जाती है, दूसरी दूसरी साइड रह जाती है, उसे हम साजिटल प्लेन कहते हैं। उसी तरह से जो एक एक्सिस है हमें पेट से पीछे की तरफ निकल जाती है, उसे भी हम साजिटल एक्सिस बोलते हैं। अगर हम प्लेन को ही देखें, एक प्लेन साजिटल हो जाता है, एक फ्रंटल प्लेन हो जाता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता है। हमें ये किस तरह से डिवाइड कर देता है बॉडी को। ये ऐसा कुछ होता नहीं है, दोनों की एक्सिस और प्लेन्स दोनों चीजें एक इमेजिनरी हैं, ये इमेजिनरी हैं। और इस प्लेन्स और एक्सिस को हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ए प्लेन एंड इमेजिनरी फ्लैट सरफेस पासिंग थ्रू द बॉडी और ऑर्गन along which a movement takes place, ठीक है। एक इमेजिनरी प्लेन है जो हमारी बॉडी से क्रॉस करता है और जो हमें मदद करता है मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहला आ जाता है साजिटल प्लेन, दूसरा आ जाता है फ्रंटल प्लेन और तीसरा आ जाता है ट्रांसवर्सल प्लेन, ठीक है। उसी तरह से आ जाती है एक्सिस। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन एट राइट एंगल टू द प्लेन। अगर ये प्लेन है तो इसको एक सेंटर से ही काटेगी हमारी एक्सिस, ठीक है। तो ये जो काटेगी इसको सेंटर से, ये हमारी एक्सिस रहेगी, ठीक है। तो ये इसको 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, किसी भी प्लेन को एक्सिस सेंटर से काटेगी। तो एक्सिस भी हमारी तीन टाइप की होती है, साजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो जैसे ही मैंने आपको इमेज में समझा दिया, ये रही हमारी इमेज। इसमें ये हमारा साजिटल प्लेन है और साजिटल प्लेन को कौन सी एक्सिस कट करती है? फ्रंटल एक्सिस कट करेगी। ये हमारा आ जाता है फ्रंटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन को कौन सी एक्सिस कट करेगी? साजिटल एक्सिस कट करेगी। जो भी मैं बोल रहा हूं इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आप इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो ये आपको कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आ गया ट्रांसवर्सल प्लेन, इसी को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। और इसको कौन सी एक्सिस कट कर रही है? इसको कट कर रही है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है मेरी वीडियो में तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं डेफिनेटली उसको इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।